हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज संदीप एंड यू आर वाचिंग मेथड्स ऑफ चैनल। इस वीडियो में हम यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर को पढ़ा था। इस वीडियो में हम उसके पार्टिकल नेचर को पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे एक्सपेरिमेंट्स आएंगे। वन बाय वन पढ़ेंगे उसको हम। हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हमारे पास जो पहली है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमारे पास 1900 में साइंटिस्ट थे प्लैंक, उनके द्वारा दी गई थी। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन ओरिजिनली एक हाइपोथेटिकल, ठीक है, थ्योरेटिकल कह सकते हैं उसको, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो इसका ये क्या कहता था कि एन आइडल बॉडी, जो आइडल बॉडी होगी विच एब्जॉर्ब्स एंड एमिट रेडिएशन of all frequency। हमारे पास क्या है कि 1900 में ये प्लैंक द्वारा दी गई थी। उसने ये कहा था कि कोई भी आइडल बॉडी जो होती है, जो भी आइडल बॉडी होती है, वो क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है और एमिट करती है रेडिएशन को हर एक फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है, हर एक फ्रीक्वेंसीज को कि रेडिएशंस को वो एमिट करती है और क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। अगर कोई बॉडी, सच बॉडी एमिट्स रेडिएशन, these body radiations are called black body radiation। इसमें इसने यहाँ पे क्या कहा कि अगर हम कोई भी चीज़ देखेंगे, कोई भी ऐसी बॉडी जो कि हर टाइप की रेडिएशन को एमिट कर देती है, ठीक है, उस टाइप की बॉडी को हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहेंगे। ब्लैक इसलिए कहा क्योंकि ये सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा, सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और सारी रेडिएशन को ये एमिट कर सकता है। ऐसे उसने इस चीज़ का एक आइडियल बॉडी को बनाया। ऐसा कोई आइडियल बॉडी वैसे एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, बट इसने यहाँ पे हमारे पास एक ऐसी वो क्या कहते हैं कंसेप्ट लिया। जैसे हमारे पास हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ भी क्या होती है, सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है और रेडिएट करती है वापस। वही चीज़ इसने इसको ब्लैक बॉडी में किया। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, अर्थ को ही देखें, तो हमारे पास जैसे अर्थ है उसके ऊपर यूवी रेडिएशन, अगर सन की रेडिएशन ही हम कंसिडर करें तो सन की रेडिएशन पड़ती है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ रेडिएशन एमिट हो जाती है, कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, हमारे पास क्या होता है कि जितनी रेडिएशन या तो वापस आई है या तो वो उतनी एब्जॉर्ब नहीं करता है और ना ही उतनी एमिट करता है। ठीक है, तो कोई भी बॉडी जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यानी कि पूरी कोई भी बॉडी एक आइडल बॉडी नहीं होती। जो नाउ अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो मैं आयरन ले लेता हूँ। आयरन को हम हीट करना शुरू करते हैं तो फर्स्टली क्या होगा, वो लाइट रेड होगा। ठीक, नाउ वो रेड प्रॉपरली हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। नाउ जब वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा तो यहां से वो क्या करेगा, एमिट करने लग जाएगा रेडिएशन। समझे यहाँ पे? अब क्या करेगा वो, यहाँ पे एमिट करने लग जाएगा रेडिएशन। नाउ जो रेड कलर है वो हमारे पास लोअर फ्रीक्वेंसी पे होता है। इट मीन्स इसकी जो वेवलेंथ है वो हाई होगी और हमारे पास जो ब्लू कलर है वो
हायर फ्रीक्वेंसी पे होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो वेवलेंथ है वो कम होगी। यहाँ से हमारे पास क्या मतलब आता है कि अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हमें रेडिएशन एमिट करानी है तो वी नीड अ हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हमारी जो रेडिएशन एमिट होती है वो लोअर फ्रीक्वेंसी टू हायर फ्रीक्वेंसी एमिट होना शुरू होती है। लेकिन अगर वेवलेंथ में ले तो हमारे पास क्या है, हाई वेवलेंथ टू लो वेवलेंथ। मतलब क्या है, लो वेवलेंथ पे ज्यादा एमिट होगी रेडिएशन। अब यहाँ पे एक ग्राफ देखते हैं, लेट्स से ग्राफ। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूं इंटेंसिटी का और वेवलेंथ का, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ इंटेंसिटी और वेवलेंथ का, तो हमारे पास ये ग्राफ आता है। ओके, हमारे पास ये ग्राफ आता है। दिस ग्राफ इज ऑन T1, टेम्परेचर है हमारे पास T1, और यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर है T2। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो T2 है वो ग्रेटर है T1 से। मतलब क्या है, हमने जो T2 टेम्परेचर है वो ज़्यादा लिया है टेम्परेचर 1 से। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर हम यहाँ पे देखें इंटेंसिटी और वेवलेंथ का ग्राफ देखेंगे, तो यहाँ पे एक 0 और यहाँ पे क्या होगा, मैक्स लगा लेते हैं, हम मैक्सिमम लगा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ग्राफ को, तो एक वेवलेंथ के ऊपर जो इंटेंसिटी है वो बहुत हाई है। इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से आना शुरू करेंगे तो क्या होगा, जो इंटेंसिटी जो अगर मान लो वेवलेंथ कम करते जा रहे हैं तो इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है और फिर घट रही है। यहाँ से क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और फिर कम हो रही है। जैसे जैसे वेवलेंथ को बढ़ रहा है, एक पॉइंट पे आके तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद फिर आके वो कम होना शुरू हो जाती है। वैसे ही यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जैसे ही हमारे पास हम लोअर वेवलेंथ पे जाएंगे, हम जब हायर टू लोअर वेवलेंथ पे जाएंगे तो हमारी जो इंटेंसिटी है रेडिएशन की वो बढ़ जाएगी। जो हमारी इंटेंसिटी है, अगर हम हायर टू लोअर वेवलेंथ पे जाएंगे तो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसमें हमने यहाँ क्या दिया था, हमने यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज किया था, हमने यहाँ पे क्या दिया था, हीट दे दी। हमने इसको हीट करना शुरू किया था, हीट करते करते ये रेड में कन्वर्ट हुआ और फिर उसके बाद ये ब्लू में कन्वर्ट हुआ। ब्लू में आके इसका मैक्स आ गया, जहाँ से इसने रेडिएशन को क्या कर लिया, एमिट करना शुरू कर दिया। अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास जो रेड की फ्रीक्वेंसी है लो होती है और इसकी वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर रेड की वेवलेंथ लेके जाए तो रेड की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 750 नैनोमीटर। ओके, अगर हम यहाँ पे रेड की वेवलेंथ को लेके जाएं तो 750 नैनोमीटर होती है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, और अगर हम ब्लू की वेवलेंथ को देखा जाए तो वो होती है लैम्डा इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर होती है हमारे पास ब्लू की। अगर आपको यहाँ से इससे फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। वो होगी हमारे पास क्या कहते हैं, उसका फॉर्मूला हमारे को पता ही है, म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। दिस इज द फॉर्मूला जिससे हमें निकालनी है यहाँ पे। ये आप यूज़ करके यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। ठीक है, ये खुद करके देखना है, यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी का पता लग जाएगा कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और किसकी फ्रीक्वेंसी कम है। ठीक है, हम मैंने वेवलेंथ यहाँ पे बता दिया। अब हमारे पास ये जो कंसेप्ट था बॉडी रेडिएशन का, ये हम अगर मैं फिजिक्स से जोड़ना चाहूँ तो किरचॉफ लॉ से जोड़ सकते हैं। किरचॉफ लॉ क्या कहता है कि जो भी आपकी करंट है, जितना भी एंटर कर रहा है बॉडी में, उतना ही क्या करेगा, वो बाहर निकल जाएगा। जो करंट है आपके किसी भी, मतलब क्या कह सकते हैं, आपके जो भी एम्पियर में आप कन्वर्ट कर चेक करते हो, उसमें करंट जितना वो करंट बॉडी को दे रहा है उतना ही करंट बाहर निकलना चाहिए। उसको हम किरचॉफ लॉ कहते हैं।
इसमें ही सेम ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या है कि जितनी रेडिएशन ब्लैक बॉडी जो है वह क्या कहते हैं एब्जॉर्ब कर रही है, उतनी ही रेडिएशन को उसको एमिट करना होता है, उसी को क्या कहेंगे हम, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। नाउ इससे जो हमारे पास प्लैंक ने क्या बताया, प्लैंक साइंटिस्ट ने suggested that, क्या सजेस्ट किया, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एमिट या एब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशन को, एमिट और एब्जॉर्ब, ठीक है, रेडिएशन को इन डिस्क्रीट मैनर, okay, not in continuous manner, not in continuous manner। हमारे पास क्या कहा उन्होंने कि जो प्लैंक ने कहा कि भी हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो रेडिएशन एमिट या एब्जॉर्ब करते हैं वो डिस्क्रीट मैनर में करते हैं, मतलब क्या है, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स, ठीक है। अब उन स्मॉल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, क्वांटम कह लो, क्वांटा कह लो, ठीक है। हमारे पास उसको क्या कहते हैं, स्मॉल क्वांटिटी को क्या कहते हैं, क्वांटम। उस स्मॉल क्वांटिटी में जिसमें क्या कहते हैं वो एटम और मॉलिक्यूल एमिट या एब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशन को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, ठीक है, हमारे पास उसको क्या कहेंगे, क्वांटम। अब हमारे पास एक और चीज जो आई यहाँ पे कि जो एनर्जी है, जो हमारे पास एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल थी फ्रीक्वेंसी, वो प्रोपोर्शनल थी फ्रीक्वेंसी। कैसे कैसे, अगर हम यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी को देखा जाए तो क्या होगा कि मैं अगर लोअर फ्रीक्वेंसी टू हायर फ्रीक्वेंसी जाता हूँ तो जो हमारे पास जो रेडिएशन की एमिशन है वो क्या होगी, ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता हूँ तो हमारे पास रेडिएशन ऑफ एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, E इज इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू म्यू, E इज प्रोपोर्शनल टू म्यू। अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दें तो प्रोपोर्शनैलिटी का हमारे पास साइन हटाने के बाद जो कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, वो आता है h। इस h को हम क्या कहते हैं, इस h को हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। इस h को क्या कहते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। और इस प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है, इस प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है h इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। नाउ पीछे हमने पढ़ा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या चीज़ है, ये इसमें पढ़ेंगे हम। ये 1887 में परफॉर्म किया गया बाय एच हर्ट्ज, इट वाज गिवन बाय एच हर्ट्ज। इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं, दिस इज अ कैथोड ट्यूब। उसमें क्या है, यहाँ पे एक साइड पे हमने मेटल सरफेस यानी कि मेटल लगाया, एक मेटेलिक सरफेस है, और ये हमारे पास जो है वो है डिटेक्टर, ये है हमारे पास डिटेक्टर। नाउ यहाँ पे हम देखेंगे तो ये लाइट है, इट फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस। जो ये लाइट है ये मेटल सरफेस के ऊपर फॉल कर रही है। जैसे ही ये फॉल करती है यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। दिस इज सिंपली द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसे ही कहते हैं जब किसी भी सरफेस के ऊपर, मेटल के ऊपर लाइट पड़ती है, लाइट स्ट्राइक करती है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अभी इसमें हमारे पास पहली चीज़ आती है कि हर एक लाइट यानी कि हर एक इंटेंसिटी की लाइट हमारे पास इजेक्ट करती है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमारे पास पहली चीज़ जो है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड है वो प्रोपोर्शनल होते हैं हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब क्या है,
कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की जो इंटेंसिटी, जो ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, उतने ज़्यादा जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, इजेक्ट करेंगे। नाउ अब हमारे पास अगली चीज़ जो है, अब यहाँ पे हर फ्रीक्वेंसी की लाइट, क्या हर फ्रीक्वेंसी की लाइट यहाँ पे मान लो अगर मैं कोई भी लाइट गिरूँ तो उससे क्या होगा, स्ट्राइक करवाऊँ तो क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम यहाँ पे मेटल्स देखें, जो यहाँ पे मेटल्स यूज हुए हैं, ठीक है, जो इसमें एक्सपेरिमेंट मेटल्स हमारे पास हैं, जैसे हमने पोटेशियम ले लिया, बेरियम ले लिया, सीजियम ले लिया, एक्सेट्रा बहुत से हैं, ठीक है, उनके ऊपर हमने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट किया कि लाइट फॉल करवाई और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए। लेकिन इन सब की हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या चीज़ होती है, इट इज़ दैट काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये वो तरह की फ्रीक्वेंसी होती है आफ्टर विच द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स इजेक्शन। ओके, जो हमारे पास जब हमारे पास जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट हमारे पास पड़ रही है, मान लो जो वो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी, तो ही जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्या है, इजेक्ट होने शुरू होंगे, ठीक है। फॉर अब हमारे पास क्या है, जैसे फॉर ऑल मेटल्स देयर इज अ characteristic minimum frequency। now हमने यहाँ पे क्या कहा कि देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास, लेट इट बी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम म्यू नॉट ले लेते हैं, ओके। तो नाउ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है, इट इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ना, मिनिमम फ्रीक्वेंसी required to eject electron from metal surface। ओके, नाउ यहाँ पे हम देखेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो कि रिक्वायर होती है इजेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। नाउ पहली चीज़ तो हमारे पास जो इजेक्ट होते हैं, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो इजेक्ट होने वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बाहर के इलेक्ट्रॉन होंगे, शेल के बाहर के इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कि इसको ऐसे समझ सकते हैं अभी है कि हमें यहाँ पे ये क्या है, वीकली बाउंड इलेक्ट्रॉन होंगे, वीकली बाउंड इलेक्ट्रॉन, ओके, वीकली बाउंड इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे हमारे पास। जो वीकली बाउंड इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर मान लो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जितनी है उससे थोड़ी सी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से अगर मैं उसके ऊपर स्ट्राइक करवाऊँ तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इजेक्ट हो जाएंगे। नाउ हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है यानी कि म्यू है, वो हमें ग्रेटर चाहिए म्यू नॉट से। यही मतलब बना कि म्यू नॉट से हमें म्यू जो है वो ग्रेटर चाहिए, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमने क्या ले रखी है, म्यू नॉट ले रखी है। तो म्यू नॉट से जो है हमारे पास लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, तभी जो इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट होने शुरू होंगे। अब हमने यहाँ तक देख लिया कि जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें ज़्यादा चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट करेंगे तो उसकी कुछ स्पीड होगी, ठीक है। अगर वो किसी वेलोसिटी में वहाँ से मूव कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की, वो जो है किसके इक्वल होगी, पीछे देखा हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की इक्वल होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के यहाँ पे प्रोपोर्शनल होगी। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी होगी। सिंपली अब यहाँ से हम चीज़ देख लेते हैं कि हर एक जो लाइट होती है वो इजेक्ट नहीं करवा सकती हर एक मेटल की अलग अलग हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। 3 मेटल बताए, उसमें से मैं ले लेता हूँ एक बार यहाँ पे पोटेशियम मेटल ले लेता हूँ। नाउ पोटेशियम मेटल में अगर हम यहाँ पे देखें तो मान लो मैं रेड लाइट फॉल करवाता हूँ इसके ऊपर, अगर मैं रेड लाइट से स्ट्राइक करवाता हूँ तो रेड लाइट जो है हमारे पास वो 4.1 to 4.3 × 10⁻14 हर्ट्ज होती है, ओके।
तो हमारे पास कितने होते हैं 4.1 टू 4.3, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे हम देखेंगे कि जो है कोई भी इजेक्शन नहीं होगी, कोई भी इजेक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे रेड लाइट की बजाय कौन सी लाइट फॉल करवाएंगे, अगर येलो, अगर येलो लाइट फॉल करवाएं तो उसकी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है वो 5.1 टू 5.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज होती है। येलो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है, तो यहाँ से क्या होगा, इजेक्शन शुरू हो जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन है वो यहाँ से शुरू हो जाएगी, ठीक है। समझ आ रहा है यहाँ तक? हमारे पास यहाँ तक कि 5.1 में 5.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज जो है वो येलो की होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, पहली चीज़ समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ विबग्योर बनाऊँ, तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज़ द रेनबो, ओके। रेनबो के कलर ये यहाँ पे हमारे पास है वॉयलेट, ये हमारे पास है यहाँ पे रेड। रेड की जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है, रेड की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वॉयलेट। वॉयलेट की बहुत कम होती है रेड से, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है और येलो की वेवलेंथ रेड से कम है, यहाँ पे दिख रहा है हमें, ठीक है। जिस वे में जा रहा है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ जा रहा है, और ये क्या क्या कह सकते हैं हम, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ जो है रेड की ज़्यादा है येलो से, लेकिन फ्रीक्वेंसी येलो की ज़्यादा है रेड से, ओके। अगर फ्रीक्वेंसी येलो की ज़्यादा है तो यहाँ पे इजेक्शन शुरू हो जाएगी। तो हमें यहाँ क्या पता लग जाएगा कि ये क्या चीज़ है, इसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो येलो लाइट से, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जो येलो लाइट है वो ज़्यादा है, और ये हमारे पास जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या है, कम है, इसलिए इजेक्शन नहीं हो रही और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्शन शुरू हो जाती है। नाउ मैं अगर इसको एक और वे में बताऊं कि काइनेटिक एनर्जी कैसे फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, तो हम यहाँ पे देखेंगे हमने क्या लिखा कि काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो प्रोपोर्शनल है म्यू की। नाउ सी द थिंग, जब लाइट फॉल कर रही है इसके ऊपर, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब यहाँ पे लाइट फॉल नहीं कर रही है तो जो इलेक्ट्रॉन है उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी उनकी क्या है, कम है, और वो क्या है। अब यहाँ पे देखेंगे फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट हमने फॉल करवाई और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करने शुरू कर गए। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे हम इलेक्ट्रॉन, जब अगर मान लो इलेक्ट्रॉन इन मोशन है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास, जैसे पोटेंशियल एनर्जी है जो हमारे पास, वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन मोशन में है। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। नाउ यहाँ पे देखेंगे, जब अगर हम यहाँ पे पीछे हमने क्या किया, पीछे हमने किया है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिसमें कहा क्या गया था कि E इज प्रोपोर्शनल टू म्यू, E इज प्रोपोर्शनल टू म्यू। नाउ यहाँ पे ये हमारे पास जो E है वो है हमारे पास टोटल एनर्जी, E जो है हमारे पास वो है टोटल एनर्जी। नाउ टोटल एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होगा, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो टोटल एनर्जी वो है जो वो इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। ना उसी यहाँ पे हमने देखा जब अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी तो E जो है हमारे पास वो किसके इक्वल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के। हमारे पास जो E है वो फिर किसके इक्वल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के, ओके। जो हमारे पास जो E है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे क्या हुआ, ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी हमें ये पता लग गया कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू E, मतलब क्या, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। सिंपली क्या कहता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में भी क्या था, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू म्यू, यानी कि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। वैसे ही अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी यानी कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उनकी वेलोसिटी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी।